हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय साहू। स्टार सिटी अनूपपुर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज 2 दिन बाद हम फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज पर वापस आ गए हैं। 2 दिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया था। आज हम फिर से वापस आए हैं, जिसमें आरबीआई की मौद्रिक नीति, साख नीति में जो मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय किया जाता है तरलता प्रबंधन के लिए, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो आराम से इसको समझिएगा और इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। हम अपने चैनल की सीरीज़ के ऊपर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और सभी स्टूडेंट तक इसको पहुंचा दें। और जहां कुछ कमी आपको लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो हम ये सब पूरी बातें आपको कल कर चुके थे। हम मौद्रिक नीति और साख नीति के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे, जो आरबीआई की होती है। तो तरलता प्रबंधन, सबसे पहले जो मौद्रिक नीति जो बनाया जाता है तो तरलता प्रबंधन के लिए बनाया जाता है। तरलता क्या होता है? तरलता प्रबंधन यानी कि बाजार में पैसे की जो उपलब्धता होती है उसको नियंत्रण करना, ना तो उसको ज़्यादा होने पाए और ना ही कम हो पाए। तो तरलता प्रबंधन करने का जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करना और महंगाई को नियंत्रित करना। क्योंकि यदि बाज़ार में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए तरलता को प्रबंधन करना, महंगाई को नियंत्रित करना है तो बाज़ार के जो पैसा है, बाज़ार में जो उपलब्ध पैसा है उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। तो वही होता है तरलता प्रबंधन। इसका जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करना होता है और महंगाई को कंट्रोल करना होता है। तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई जो है 2 तरह का कदम उठाता है। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास 2 तरह के उपाय होते हैं। एक जो बहुत कठोर उपाय होता है और एक नरम उपाय होता है। इसमें दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, मात्रात्मक कदम और गुणात्मक कदम। इन दोनों कदम की तहत आरबीआई कार्य करता है और अपने क्रियान्वयनों को कंप्लीट करता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मात्रात्मक साधन जो होता है, मात्रात्मक कदम होता है, उसमें क्या क्या आता है। सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, आरआर, रेपो रेट, आरआरआर, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ। ये जो 6 साधन होते हैं आरबीआई के, ये होते हैं मात्रात्मक साधन। और गुणात्मक साधन में क्या होते हैं? सीमांत मार्जिनल आवश्यकता, उपभोक्ता साख नियंत्रण और सीधी कार्यवाही। इन सभी को हम अभी विस्तार से बात करेंगे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, तो इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम मात्रात्मक कदम के बारे में बात करते हैं। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। इसको हिंदी में बोला जाता है नगद आरक्षित अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? बैंकों के पास जितना भी धन जमा होता है वर्तमान में या किसी समय में, उसे NDTL के बोलते हैं, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बैंकों के पास वर्तमान में या फिर किसी निश्चित समय में जितना पैसा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? NDTL बोलेंगे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो इसका जो एक निश्चित अनुपात होता है वो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसके नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, देखते हैं, मान लेते हैं कि आरबीआई आरबीआई या फिर कुछ भी, आरबीआई या फिर ए कोई बैंक है, ए कोई बैंक है, ये आरबीआई है। आराम से इसको समझ जाएंगे तो पूरी जितने भी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं अभी पूरे समझ में आने लग जाएंगे। आर ए है, इसके पास जो NDTL है, NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो पैसा है अपने इसके पास, अभी मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए कुल है, 100 करोड़ रुपए कुल है। अब क्या होगा कि कुछ निश्चित अनुपात, इसका जो कुछ निश्चित अनुपात होता है वो बैंक के आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। जो अभी जो वर्तमान में मई 2020 में अभी जो 3% है, यानी कि 3%। तो जो 100 का 3%, 3% यानी कि 3 करोड़, 3 करोड़ रुपए आरबीआई के पास इसको जमा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी समय में अगर ये बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो जो इसके धारक होते हैं, जिनके अकाउंट होता है बैंकों में, तो उनका जो पैसा होता है उनको जिम्मेदारी कौन लेता है? आरबीआई लेता है।
तो आरबीआई जो 3% है, इस 3% से आरबीआई उनका पैसा का भुगतान करेगा। इसलिए जो बैंक होते हैं, बैंकों को ये CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई के पास कुछ पैसा को जमा करना पड़ता है। ठीक है, जो जब मैं नोट्स बनाया था तो उस टाइम पे ये 4% था, लेकिन अभी मई 2020 में ये 3% हो गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विषम परिस्थितियों में जनता का पैसा वापस करके आरबीआई की जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी का पूर्ण करना आरबीआई के उद्देश्य होता है, और तरलता प्रबंधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये होता है CRR, जो अभी वर्तमान में 3% है। आगे चलते हैं SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात इसको बोला जाता है। क्या होता है? बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात, सकल जमाओ यानी कि NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, जिसे बैंक अपने पास ही विद्यमान रखता है। यह नगद और बैंक गैर नगद, नगद भी हो सकता है और गैर नगद भी हो सकता है। जैसे कि गैर नगद में क्या हो जाएगा, स्वर्ण, सरकारी प्रतिभूति, कुछ भी हो सकता है, बॉन्ड हो गया, फिर कुछ भी हो गया, दोनों होती हैं। इसको ब्याज तथा लाभ दोनों मिल सकता है। इसमें क्या होता है, ब्याज तथा लाभ जिनमें दोनों मिल सकता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में तो अब बात कर लिए, देखते हैं ये क्या होता है। SLR अब वही चीज़ कि ए वही बैंक था, आरबीआई ने इसमें क्या किया, SLR लगाया। कितना SLR लगाया? अभी जो वर्तमान में 18.5%, यानी कि 100 करोड़ रुपए बैंक के पास ही पैसा है, लेकिन इसका 18.5% रुपये किसको देना पड़ेगा, इसको खुद के पास रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा मैं बताता हूँ। 100 करोड़ है, लेकिन इसमें से 18.5 करोड़ यानी कि 18.5%, 18.5 करोड़ रुपए इसको अपने पास, स्वयं के पास जमा के रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो बैंक है, ये बैंक है, इसमें से 18.5 करोड़ रुपए ये अपने पास रखेगा, अर्थात इसको लोन के रूप में नहीं दे सकता है। अब बचा जो कितना, बचा जो 21, अब जो पैसा बचा है उस पैसे को वो लोन के रूप में दे सकता है, आरबीआई को दे सकता है, और लोगों को भी लोन के रूप में ये दे सकता है। तो ये होता है SLR, सांविधिक तरलता अनुपात। तो नगद आरक्षित अनुपात देख लिए और सांविधिक तरलता अनुपात देख लिए। जो SLR होता है और जो CRR होता है, जो SLR होता है, ये दीर्घकालिक तरलता प्रबंधन के नाम से इसको जाना जाता है। ये कठोर प्रबंधन, इनका जो कठोर नियम होते हैं उसके अंतर्गत ये आते हैं। ये जो मैंने जिस टाइम पे नोट्स बनाया था उस टाइम पे 19% था, लेकिन अभी जो मई 2020 में ये 18.5% हो गया है। आगे चलते हैं। अब आता है CRR अगर और SLR में अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो उसमें प्रभाव क्या पड़ता है, बाज़ार में कैसे ये प्रभाव डालेगा, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और यही इसका मेन मकसद है। CRR में अगर वृद्धि करेंगे तो क्या प्रभाव होगा? यदि CRR में बढ़ा दिया जाए, CRR को जैसे अभी 18.5 है, अगर उसको 19 या 20 तक कर दिया जाए, 20% तक कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो बैंकों के पास जो लाभ कमाने के लिए धन जो है कम हो जाएगा। कैसे? जैसे अभी 100 करोड़ था तो अभी क्या हुआ, बैंक 18.5 करोड़ तो अपने पास रख दिया, उसको किसी को दे नहीं सकता है। अब मान लेते हैं कि और बढ़ा दें इसको, हम 18 से घटा के बढ़ा के 25 कर दें। अब 25% उसने रिजर्व रख दिया, अब बचा 75%। अब उस 75% में वो लाभ कमाएगा, लोगों को लोन देगा, इसी तरह से। तो इसे ही तरलता में कमी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे, उसको कम कर दिया। अब क्या होगा, अब बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करेगा, क्योंकि अब जितना पैसा बचा है 75%, उतने में ही उसको पैसा कमाना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा, वो जो ब्याज दरों को बढ़ा देगा, और लोगों को क्या हो जाएगा, अब मनोबल कम हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर बढ़ेगा तो लोन कम लेंगे, और जब लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा, जब पैसा कम होगा तो बाज़ार में मांग कम हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब बाज़ार में मांग कम होगा तो क्या होगा, कीमत कम हो जाएगी, तो महंगाई कम हो जाएगी। इसलिए जब CRR को बढ़ाया जाता है तो हमेशा कीमत कम होता है, इसलिए CRR का यूज किया जाता है। अब देखते हैं SLR क्या है, इसमें भी देखते हैं SLR।
जब एसएलआर दर में वृद्धि होने के प्रभाव क्या पड़ेंगे? जब एसएलआर बढ़ जाने पर बाजार में देने योग्य धन यानी पैसा कम हो जाता है, सेम टू सेम। तो ब्याज दर जैसे ही बढ़ेगा तो लोगों का मनोबल कम हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा ब्याज दर बढ़ा दिया तो अब क्या होंगे, हम लोन कम लेंगे, मनोबल कम हो गया। बाजार में वस्तुओं की महंगाई कम हो जाएगी तो कीमतें कम होगा और महंगाई कम हो जाएगा, सीधी सीधी बात। अब ये क्या है, अब यदि मात्रात्मक उपायों में सीआरआर एंड एसएलआर को बढ़ाया जाता है तो इसे मौद्रिक नीति को कठोर मौद्रिक नीति कहते हैं। मैंने बताया था ये कठोर होते हैं। तो यदि मात्रात्मक उपाय में अगर हम इन दोनों चीज़ का यूज करेंगे, सीआरआर का और एसएलआर का, तो ऐसी मौद्रिक नीति को हम कठोर मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। बाजार में तरलता जब बढ़ जाता है, बढ़ रहा हो और उसके कारण महंगाई बढ़ रहा हो तो इस स्थिति में ये मौद्रिक नीति लाया जाता है। और यदि मौद्रिक नीति में इन चीज़ों का दर घट रहा हो तो इसे मृदु मौद्रिक नीति कहते हैं। जैसे एसएलआर और सीआरआर की दर को अगर कम किया जाए, इसके प्रतिशत को कम किया जाए तो उसे मृदु मौद्रिक नीति कहते हैं। मतलब कि अभी 18.5 आया, पहले 19% था, मतलब कम हुआ, तो अभी क्या हुआ, ये मृदु मौद्रिक नीति है। और अगर इसी को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ये कठोर मौद्रिक नीति होगा। देखिए अब महंगाई को कम करना है, महंगाई को भी कम करना है और बाज़ार में ज़्यादा पैसा भी देना है, इसलिए अब उसको कम कर दिया गया है, 18.5 कर दिया गया है कि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहे तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटेंगे तो लोग क्या होगा, लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे और बाज़ार में डिमांड बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी अपने आप बढ़ जाएगा। अब आते हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट, जो बैंक रेट है, आरबीआई जब किसी बैंक को, कोई भी बैंक है, उसको दीर्घकालिक आवश्यकता, इसको याद रखना, दीर्घकालिक आवश्यकता, क्योंकि जब हम रेपो रेट पढ़ेंगे तो उसमें भी कन्फ्यूजन होगा, तो इसको याद रखना कि आरबीआई जब किसी बैंक को दीर्घकालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उधार देता है तो उस उधारी पर उस बैंक द्वारा आरबीआई को जो ब्याज दिया जाता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। क्योंकि वर्तमान में अभी कितना है, वर्तमान में 2 मई 2020 में ये 4.65% है, जबकि ये पहले कितना था, पहले ये 6% था, फिर 6 से 5.4 घट गया है, लेकिन अभी ये वर्तमान में 4.65% है। ये होता है आरबीआई। जैसे आरबीआई को, मैं बैंक हूँ एक, मैं एक बैंक हूँ, ये कोई बैंक है। अब इस बैंक को क्या करना है कि आरबीआई से लोन लेना है, आरबीआई से लोन लेना है तो आरबीआई से हमने साख लिया और जब हम साख लेंगे तो आरबीआई को कुछ ना कुछ ब्याज देंगे और जब वो ब्याज देंगे, जितना ब्याज देंगे हम, वो ब्याज क्या होगा, बैंक रेट होगा। जिस तरह से जैसे अभी 4.65% के 4.65% की दर से अगर ब्याज दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बैंक रेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं बैंक रेट का। तो जो बैंक रेट होता है, बैंक दर होता है, उस जब वो बढ़ जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि यदि बैंक दर बढ़ जाता है तो ग्राहक निवेश नहीं करेगा। यदि इस स्थिति में भी ग्राहक निवेश करता है तो बैंक को लाभ नहीं प्राप्त होगा। कैसे, जैसे लाभ कमाने के लिए ब्याज दर बढ़ाएगा, अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो ब्याज दर बढ़ाएगा। देखो यदि बैंक दर बढ़ जाता है, अगर हम बैंक दर को बढ़ा दिया जाए तो ग्राहक निवेश नहीं करेगा। ग्राहक यानी कि इसमें ग्राहक कौन होगा, ग्राहक इसमें बैंक होगा। क्यों, क्योंकि आरबीआई का ग्राहक है, तो यदि बैंक दर बढ़ जाए तो आरबीआई से ये क्या हो जाएगा, आरबीआई ग्राहक हो गया, तो ग्राहक हो गया तो ग्राहक निवेश नहीं करेगा क्योंकि बैंक दर बढ़ गया है, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। यदि इस स्थिति में अगर भी ग्राहक निवेश करे, यदि उधार ले, तो बैंक को क्या होगा, यानी बैंक यानी वही ग्राहक को लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा ब्याज में लोन मिल रहा है और जब ज़्यादा ब्याज में लोन लेगा तो अब ज़्यादा ब्याज में लोन देगा भी, तो लाभ कमाने के लिए क्या होगा, ये ब्याज दर को बढ़ा देगा। और फिर इंटरबैंक रेट, इंटरबैंक यानी बैंकों द्वारा बैंक ब्याज दर भी बढ़ जाएगा और इसी कारण बैंक ब्याज दर को बढ़ा देगा और लोगों का मनोबल फिर से कम हो जाएगा और वस्तु और सेवाओं का मांग फिर से कम हो जाएगा। और जब वस्तु और सेवाओं का मांग कम होगा तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि कीमत कम होगा तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगा। अब आते हैं OMO, ओपन
मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार प्रक्रिया। आरबीआई बैंक को सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचने का टेंडर जारी करते हैं। कौन? आरबीआई। किसको? बैंक को। तो जो आरबीआई जब टेंडर जारी करते हैं सरकारी प्रतिभूतियां बेचने के लिए, क्योंकि सरकार आरबीआई से अपने टेंडर जारी करवाता है, तो बैंकों के पास अत्यधिक धन होने पर, अब इस स्थिति में बैंकों के पास अर्थात जमा जो धन है वो बढ़ जाता है, एनडीटीएल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जमाकर्ता को ब्याज देना पड़ेगा। परंतु क्योंकि देखो, इसको समझने का सीधे सीधे एक बार पढ़ लेते हैं और समझने का देखते हैं। परंतु यदि बैंक इस धन पर निवेश नहीं करता है या किसी को ऋण नहीं देता है तो स्वयं के धन का जमाव को ब्याज देना पड़ेगा। इससे बैंक को घाटा होगा, इसलिए बैंक टेंडर का जारी इंतजार करते रहते हैं तथा टेंडर खरीद लेते हैं। अब बैंक के पास पैसा ज़्यादा नहीं होगा, इस स्थिति में यदि ऋण लेने वाले बैंक के पास आते हैं तो बैंक ब्याज दर को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, अब इसको हम देख लेते हैं। अब मान लेते हैं ए, वही फिर से बैंक, ए बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है। अब क्या होगा, अब बैंक के पास बहुत पैसा हो गया है, लोन कोई लेने नहीं आ रहा है, बैंक पैसा कहाँ से जाएगा? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पास निवेश किया है, जो लोग अपने खाते में पैसे डालें, उनको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। और बैंक पैसा कहीं निवेश कर नहीं पा रहा है क्योंकि कोई लोन लेने नहीं आ रहा है, तो बैंक को ब्याज तो देना पड़ेगा। तो अब ब्याज इसको अपने जो धन राशि है, जो बैंक का धन राशि, उससे बैंक को ब्याज निकाल के देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, बैंक को घाटा होगा। इसलिए क्या हो गया, इन लोग सरकारी प्रतिभूतियों का जो टेंडर होता है उसका इंतजार करते हैं, और जैसे ही आरबीआई टेंडर निकालता है तो इसको क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। जब खरीद लेंगे तो आरबीआई क्या होगा, इनको ब्याज देगा। तो जब ब्याज देगा तो ये ब्याज यहाँ पास इनको ये देगा, तो फायदा इनको होगा। तो इस प्रकार से इनको फायदा होता है। तो ये होता है OMO। इससे भी क्या होगा, जब ब्याज दर बढ़ेगा, इससे क्या होगा, मनोबल कम हो जाएगा और वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और महंगाई फिर से कम हो जाएगा। इसलिए OMO को बढ़ा दिया जाता है। अब आते हैं RR, रेपो रेट। हमने अभी बैंक रेट देखा था, अब बैंक रेट की तरह ही RR होगा, रेपो रेट, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा। यहाँ पास क्या होगा, अल्पकालिक बैंकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में बैंकों को उधार मिलता है। सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में जो रेपो रेट होता है वो अल्पकालिक बैंकों की जो आवश्यकता होता है उसको पूरा करने के लिए होता है, जबकि जो बैंक रेट होता है वो दीर्घकालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए होता है। तो किसके एवज में मिलेगा, सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में बैंकों को उधार मिलता है। अगर सरकार उसके पास बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियां पहले से है, खरीद के रखे हैं वो टेंडर की तरह, तो उनके एवज में वो क्या होगा, उनको आरबीआई से उधार लिया जाता है। जब वो उधार लेते हैं तो उनमें जो ब्याज दिया जाता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अब देखो, अभी वर्तमान में जो रेपो रेट है वो कितना है, जो वर्तमान में अभी रेपो रेट है वो 4% है, क्योंकि अभी ही कुछ दिन पहले आरबीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने रेपो रेट को घटाकर 4% कर दिया, क्योंकि अभी तक जो था 4.4% था, उसको घटाकर 4% कर दिया गया है। 4% कर दिया गया है। इसको ध्यान मत देना, ये बहुत पुराना डाटा है, ये नया डाटा जो है 4% अभी है। फिर आती है रेपो दर जो बढ़ेगा तो उसका फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेम टू सेम। जब जब बैंकों को बढ़ाएगा, जब जो है रेपो रेट जब बढ़ेगा तो बैंकों को महंगा रेट मिलेगा। जैसे जब बढ़ेगा तो बैंकों को क्या होगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज दर जब ये लोन देंगे तो ब्याज दर को ये बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, फिर से व्यक्तियों का मनोबल कम हो जाएगा, तो पैसा इनके पास कम हो जाएगा, तो वस्तुओं का ये मांग कम कर देंगे, और जब मांग कम करेंगे तो कीमत अपने आप कम हो जाएगा, और जब कीमत कम होगा तो महंगाई अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। ये होता है रेपो रेट। अब होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है, यदि बैंक के पास पर्याप्त धन है जिसे बैंक कहीं निवेश नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोई लोन लेने नहीं आ रहा है, तो बैंक आरबीआई को पैसा जमा कर देगा, और आरबीआई इस एवज में कुछ सरकारी प्रतिभूतियां बैंक को देता है, जैसे कि OMO, हमने अभी OMO पढ़ा, तो सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों को देता है। इस जमा पैसे का कुछ ब्याज आरबीआई के द्वारा बैंक को दिया जाता है, इसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी कि अब सरकार के बैंक के पास अब ज़्यादा पैसा है,
अब ज़्यादा पैसा है तो ये आरबीआई के पास जमा कर देगा, क्योंकि कोई निवेश नहीं कर पा ले रहा है, कोई लोन नहीं ले रहा है, तो बैंक पैसा कहाँ जाएगा? तो क्या होगा, वो बैंक के पास जमा कर देगा, आरबीआई के पास जमा कर देगा। तो आरबीआई जो ब्याज देगा, आरबीआई जो ब्याज देगा उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जो अभी वर्तमान में जो रिवर्स रेपो रेट है, ये भी 3.35% है। इसको भी अभी घटाया गया है। क्यों घटाया गया है? क्योंकि आरबीआई, बैंकों के पास जितना पैसा है वो आरबीआई को न जमा करके वो लोगों को उधार दे, क्योंकि अभी बैंकों के बाज़ार में पैसा बहुत कम है, इसलिए। अब रिवर्स रेपो रेट जो परिवर्तन होगा या फिर इसको बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? देखो, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक जो है आरबीआई के पास अपना अधिकतर धन जमा करने को आकर्षित होगा, जिससे बाजार में धन की उपलब्धता कम हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो है रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया गया है, जिससे क्या होगा, अब ये आकर्षित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अब ब्याज बहुत कम मिलेगा। तो इससे क्या होगा, अब पैसा को बाजार में देना है, जिससे क्या होगा, अब बैंक जो है आरबीआई के पास पैसे जमा ना करके लोगों को लोन देंगे। जब लोगों को लोन देंगे तो बाजार में पैसा आएगा। इससे क्या हो जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी निवेश करेंगे, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है वो बहुत इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। इसके बाद हम आ जाते हैं सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ एक नई योजना है जिसकी घोषणा आरबीआई ने 2011-2012 की मौद्रिक नीति में की थी। इसके तहत बैंक अपने पास उपलब्ध एसएलआर, जितने भी एसएलआर है, का 1% आरबीआई से एक रात के लिए उधार लेता है। इसके ऊपर आरबीआई रेपो रेट से 1% ज़्यादा ब्याज लेता है। वर्ष 2015 में इसे बढ़ाकर 2.5% यानी एसएलआर का ऋण लेने का नियम बनाया गया। ये क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे एमएसएफ होता है, एक नई योजना है, ठीक है। इसकी घोषणा अभी आरबीआई ने 2011-12 में की है। इसके तहत क्या होगा कि जो अपने पास जो बैंक उपलब्ध एसएलआर होगा, जितने भी एसएलआर हैं बैंक के पास, उसका 1% आरबीआई के लिए आरबीआई से एक रात के लिए ये लोग उधार के रूप में ले सकते हैं। एक रात के लिए यदि उनको ज़रूरत पड़ता है, और दूसरे ही दिन उसको वापस करना पड़ता है। जो होता है, इसकी जो ब्याज दर था पहले 1% रखा गया था, लेकिन फिर इसको 2015 में बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया, और ये भी घटता बढ़ता रहता है। और अभी एमएसएफ का जो है कम ज़्यादा होता रहता है, इसको जो है आप अपडेट कर लेना। अब आते हैं इसके जो बढ़ने का प्रभाव क्या होगा। जब एमएसएफ बढ़ने पर बैंकों के पास धन की आपूर्ति कम होगा, ब्याज बढ़ा देंगे और मनोबल कम होगा, मांग कम होगा, कीमत कम होगा, महंगाई कम हो जाएगा या नियंत्रित हो जाएगा। अब देखें, ये हो गया पूरा। अब क्या है, नोट देखते हैं। आर एमएसएफ, ये तीनों चीज़ जो है अल्पकालिक साधन होते हैं जो महंगाई नियंत्रण में उपयोग किए जाते हैं, और इन्हें अल्पकालिक तरलता दर भी कहा जाता है। अल्पकालिक तरलता दर भी कहा जाता है, क्योंकि दीर्घकालिक हमने पीछे पढ़ चुके हैं, और ये है अल्पकालिक। ये पहला हो गया मात्रात्मक उपाय। अब हम दूसरा आते हैं गुणात्मक उपाय में। तो जब किसी निश्चित लक्ष्यों को लक्षित करते हुए उपायों को पेश किया जाता है तो उसे गुणात्मक उपाय कहा जाता है। कोई निश्चित लक्ष्य होना चाहिए इसके लिए, उसको लक्षित करने के लिए जब कोई उपाय किया जाता है तो ये गुणात्मक उपाय होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है सीमांत मार्जिनल आवश्यकता। क्या होता है? सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में, जिनके बैंकों के पास जब सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं तो उनके एवज में कितना ऋण दिया जाएगा उनको, इसका निर्धारण करना। इसमें आरबीआई के द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण का वर्णन किया जाता है, कि डाउन पेमेंट इसको हम बोलते हैं। देखो क्या होता है कि सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों के पास होता है, तो जब वो आरबीआई को देंगे तो उनके एवज में उनको कितना ऋण दिया जा सकता है, उसका एक सीमा निर्धारित की जाती है। तो उस सीमा को हम क्या बोलते हैं? सीमांत मार्जिनल आवश्यकता। देखो क्या होता है, इसको उदाहरण के लिए 0% डाउन पेमेंट में उपभोग से ज़्यादा मांग बढ़ेगा, जिससे वस्तु की महंगाई बढ़ जाएगा।
डाउन पेमेंट बढ़ा देने से क्या होगा, मांग कम हो जाता है और जिससे महंगाई कर सकते हैं, हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये होता है सीमांत मार्जिनल आवश्यकता। जो इसी में जो दूसरा होता है वो होता है उपभोक्ता साख नियंत्रण। आरबीआई के द्वारा आरबीआई के द्वारा बैंकों को ऋण देने के उपलक्ष्य में, जब आरबीआई बैंकों को ऋण देगा तो कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा कि ये मौखिक होंगे, लिखित होंगे या चेतावनी होते हैं। ये किसी भी प्रकार के द्वारा दिया जा सकता है। ये आरबीआई गवर्नर जो है इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे बैंक जो है कितना ऋण दे सकते हैं, प्रतिशत वो कितना लगा सकते हैं, इसके बारे में जो है कुछ अनुमान लगाना, कुछ अनुदेश देना बैंकों को, वो मौखिक के रूप में भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा चेतावनी भी हो सकता है। ये होता है उपभोक्ता साख नियंत्रण। तो साख को नियंत्रण करने का काम जो है आरबीआई इसके माध्यम से करता है। आगे चलते हैं। सीधी कार्रवाई क्या होता है? सीधी कार्रवाई कुछ निश्चित सेक्टर पर ऋण की उपलब्धता आरबीआई के द्वारा कम करवा दिया जाता है। कोई निश्चित सेक्टर होता है, उस सेक्टर पर आरबीआई जो है जो बैंक जो है ऋण कम दे सके, इसके लिए कुछ आरबीआई के द्वारा नियम बना दिया जाता है। क्या ऋण देने की शर्तों को बढ़ा देगा कि आप ऋण ज़्यादा दे सकते हैं, या ऋण उपलब्धता को मना कर देगा कि आप ऋण बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, या सीधी शब्दों में कहें तो इन क्षेत्रों में साख की उपलब्धता पर रोक लगा दिया जाता है। इसे हम सीधी कार्रवाई करते हैं। ये भी कुछ निश्चित सेक्टर पर होते हैं और कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए ये किए जाते हैं। ये होती है सीधी कार्रवाई। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों उपायों को हमने देखा है। कल हम जो बात करेंगे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करेंगे, उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे और क्या कारण ऐसा हुआ कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा, उसके बारे में हम कल विस्तार से बात करेंगे। तो चैनल को क्या करना है, आपको पता है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सभी स्टूडेंट तक इसको शेयर कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचें और इसका आनंद ले सकें, इसका लाभ उठा सकें और अपने पढ़ाई को ज़्यादा बेहतर कर सकें। धन्यवाद।